हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो इस सेशन में हम आज के दिन जो आया बजट है उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स जानेंगे, जो कि मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स से डिफरेंट डिफरेंट जगह से सोर्स से आपके लिए एक ही जगह कंपाइल करके लाई है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेगी। आइए फ्रेंड्स चलते हैं। तो ये कुछ सोर्सेस हैं जो मैंने रेफ़र करे हैं, जैसा कि ये अपना फाइनेंस एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं। ये मेन सोर्सेस थे जहाँ से मैं आपके लिए हाइलाइट्स लेके आया हूँ इस बजट की। और आप जानती हैं इस बजट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो ये हमारा सबसे पहला पेपरलेस बजट था, डिजिटल बजट था और प्रिंटेड था। और फ्रेंड्स, ये बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हमारे लिए लेके आया गया है। और इस बजट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये रही गई है कि इस बजट पे सबसे ज़्यादा फोकस करा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और हेल्थ को लेकर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, इस बजट में थोड़ा और डिटेल्स में अपन कुछ आगे बात करेंगे। तो ये बजट आते ही सबसे पहले तो एक चीज़ देखने को मिली, वो मिली शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में 3% का उछाल आ गया। पहली बार ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट टाइम जो बजट आया था हमारा 1920 का, अभी 2021 का जो बजट आया है इसमें ऐसा हुआ है कि शेयर मार्केट में अप हुआ है। तो आइए कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर पे एपीएमसी के लिए कुछ फंड अवेलेबल करवाया। एपीएमसी क्या होता है फ्रेंड्स? जो एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर होता है, उसके लिए कुछ फंड लेके आया गया है इस बजट में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे मंडीज़ ओपन होंगी, जैसे 1000 मोर मंडीज टू बी इनॉग्रेटेड। ई नाम मार्केट प्लेस होगा, बहुत सारे फिशिंग हब्स ओपन होंगे, चेन्नई, कोची, प्रदीप, वो भी डेवलप किए जाएंगे। और सीवीड पार्क होगा तमिलनाडु में, ऐसा कुछ इसमें लाया गया है। और भी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया था कि जो हमारे यहाँ स्टोरेज वाला होता है, स्टोर करते हैं, जो भी स्टोर किया जाता है, लाइक हमारा आलू हुआ, टमाटर हुआ, जिनके लिए भी फैसिलिटीज़ अच्छी से अवेलेबल नहीं थी, तो उसके लिए भी अब स्टोरेज प्लांट्स डाले जाएंगे, जिसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा कि कोई भी किसान अपना अच्छा से माल स्टोर कर पाए। वहीं देखा गया है कि दूसरा एक कटिंग मैंने देखी थी, इसमें लिखा गया है कि जो एमएसपी रिजाइम है वो अश्योर हुआ है 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस। ये किसी मिनिस्टर कमोडिटी के साथ शेयर किया गया है। वहीं हम देखा जाए तो यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, अराउंड 43.36 लाख ऑफ वीट ग्रोइंग फार्मर्स बेनिफिट जो दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें तो 1000 मोर मंडीज, यही पॉइंट हमने यहाँ भी पढ़ा। वहीं द गवर्नमेंट रेज द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, जो कि अभी तक 16.5 लाख करोड़ था, वो 2020 में कर दिया गया है। और गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर फील्ड में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब कर रही है, किसानों के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना चाह रही है। वहीं अगर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में जानना चाहें तो अभी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में ऐसी कोई ज़्यादा अच्छी कुछ उनने न्यूज़ नहीं दी है कि कोई जॉब्स अवेलेबल होंगी या कुछ होगा। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। बस एक मार्जिन उन्होंने भी ये बताया है कि जो लोन स्टैंड अप इंडिया स्कीम के रिड्यूस कर दिया गया है 25% से 15% तक, SC ST और वुमेन के लिए। और एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग अभी ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं आई है। तो आगे बढ़े अपन। सबसे मेन फोकस जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एक एक्ट लाया गया है जिसमें व्हीकल का हेल्थ चेकअप होगा, जिसमें कि चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो पर्सनल हो, हमारा व्हीकल दोनों का चेक होगा। जैसे कि पर्सनल व्हीकल का एवरी 20 ईयर फिटनेस टेस्ट होगा। वहीं जो कमर्शियल होते हैं, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसका एवरी 15 ईयर यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। ठीक है। वहीं हमारे हाईवेज और रोड्स डेवलप किए जाएंगे, लाइक कहाँ कहाँ, केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल और आसाम में हमारे नेशनल हाईवेज करे जाएंगे। और यहाँ पे पाइपलाइंस डाली जाएंगी, नेशनल असेसमेंट मॉनिटरिंग।
मोनेटाइजिंग पाइपलाइंस डाली जाएंगी। यहाँ पे रेल सेक्टर में भी बहुत सारे, यहाँ पे कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो अभी तक हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन बचा है वो 100% हो जाएगा। जो हमारा रेलवे सेक्टर है वहाँ पे अब 100% तक इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा 2023 तक, ऐसा उन्हें कहा गया है। वहीं हम देखें तो मेट्रो सर्विस, मेट्रो से रिलेटेड कुछ उनने पॉइंट्स लेके आए हैं। मतलब दो मैंने नए नाम पढ़े हैं, एक है मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो करके, जो कि चालू की जाएंगी, जो कि 27 सिटीज़ में कवर अप करेंगी। और एक कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखी थी, इसमें 702 किलोमीटर से इंक्रीज़ करके इसको 1026 किलोमीटर तक अब फैला दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सब जगह नॉर्मल सिटीज़ में भी अब मेट्रोस आ जाएंगी। माइक नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिसाइकलिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ा दी जाएगी 2024 तक। गैस पाइपलाइंस जम्मू कश्मीर में डाली जाएगी। और जो ये हमारी प्रधानमंत्री उजाला एलपीजी योजना थी, सब्सिडी हमको मिलती थी, वो अभी कंटिन्यू की जाएगी कुछ टाइम तक। वहीं अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें तो हेल्थ सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया है कि अभी आपको पता ही है पैंडेमिक चला था हमारा कोविड, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था। तो हेल्थ सेक्टर में 135% तक का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है, ऐसा कहा गया है एक रिपोर्ट में। वहीं न्यू स्कीम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लेके आई गई है। और आप देखें तो यहाँ पे अभी जैसे कि कहा गया है कि 35,000 करोड़ जो है हमारी कोरोना वैक्सीन के लिए सेव किए गए हैं, जो कि आने वाली कोरोना वैक्सीन जो भी शायद कोविशील्ड और एक और कोई सी जो मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी आ चुकी है। ऐसी दो और वैक्सीन आने वाली है। तो ऐसे 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने रख रखा है, जो कि वैक्सीन के लिए रखा है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बाहर के जो भी अभी अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ वेट कर रही है कि इंडिया हमें वैक्सीन सेल करेगी, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। हमारा इन्वेस्टमेंट जो बेसी अभी जीडीपी गिरी हुई है, तो थोड़ा सा कुछ उठने की कोशिश हो। वहीं अगर एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में 100 न्यू सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जो कि एनजीओज़ के हेल्प की मदद के द्वारा खोले जाएंगे। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस एनजीओज़ दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ऐसे 100 न्यू सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे। वहीं देखा जाए तो 750 एकलव्य स्कूल टू बी सेटअप ट्राइबल एरियाज़ में, मतलब जहाँ वो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे 750 स्कूल्स खोले जाएंगे, ऐसा अभी तक कहा गया है। और लद्दाख में, जो कि हमारा यूटी है, अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी हो चुका है, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी, जो कि लद्दाख के एजुकेशन को थोड़ा हाई करवाए। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं। टैक्स के रिलेटेड थोड़ी सी गुड न्यूज़ है। टैक्स में अभी इनकम टैक्स है, इस पर अभी कुछ ज़्यादा उनने फ्लक्चुएशन नहीं करा, जो है अभी वही है। वहीं उनने एक चीज़ यहाँ पे अच्छी हुई है, यहाँ पे जो हमारा कस्टम ड्यूटी टैक्स था वो नीचे हो चुका है, वो रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब अभी जो हमारा गोल्ड है वो सस्ता हो गया है, सिल्वर, ये सब चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, ये सब कम कर दिया गया है 2.5% तक। तो भाई जाके गोल्ड वोल्ड खरीद लो, अभी सस्ता हो गया। अभी तो बातचीत ही चल रही वैसे, तभी सस्ता हो गया, अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है बजट। तो अभी जाके खरीद लो, नहीं तो पता पड़े बाद में फिर वापस इंक्रीज हो जाए, जोक्स अपार्ट। और यहाँ पे नायलॉन के प्रोडक्शन पे भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़, कॉटन पे थोड़ी सी रेस कर दी गई है कस्टम ड्यूटी 0 to 10%। तो ये टैक्स के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नो आईटी फाइल फीलिंग फॉर पीपल अबाउट 75 ईयर्स हु गेट पेंशन एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। यहाँ तक कि अब 75 ईयर्स के जो लोग हैं उन पे भी शायद अब बैंक थोड़ा बहुत टैक्स काट लिया करेगी, ऐसे एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये था हमारा टैक्स के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़। वहीं एफडीआई के बारे में बात करें, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
मतलब बाहर की कंपनी आके हमारे यहाँ की जो लोकल कंपनियाँ उसमें इन्वेस्ट करती है, कुछ अपना मालिकाना हक लेती है, तो उसे थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए कहा गया है। क्योंकि अभी ऐसा कहा गया है कि हमारे यहाँ की वैसे ही पैसा कम हो गया है। अभी नेशनल इनकम जीडीपी हमारा बहुत डाउन हो गया है, अभी कमा इतना नहीं रहा है पूरा कंट्री जितना कि एक्सपेंडिचर होता जा रहा है। तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा, तो उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे जो लाई गई है वो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं वो अपना मालिकाना हक मतलब अपना शेयर बाहर से या जो भी उसको परचेस करना चाहता हो वो शेयर अब सेल करेगी। जिसमें सबसे मेन नाम आया है LIC का। LIC जो भी जीवन बीमा आनंद हम सुनते हैं, अब ये चीज़ इसके IPOs बाहर आएंगे। IPOs जो शेयर मार्केट में काम करता है, ट्रेडिंग करता है, वो बहुत अच्छे से जानता होगा। फिर भी मैं एक चीज़ बता दूं, IPOs मतलब एक तरीके से अपना शेयर वो बेचना चाह रही है, जो कि वो कोई भी मतलब बाहर जो भी चाहे वो शेयर मार्केट जो ट्रेडिंग करता है वो खरीद सकता है। तो LIC के अपने जो शेयर्स हैं वो बिकना चालू होंगे, जिससे थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा गवर्नमेंट के पास और वो कहीं लगा पाएगी। तो ये चीज़ अभी हुई है। और अब आगे बढ़े, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट देखने का है तो अपना इकोनॉमिक और फाइनेंस में एक चीज़ और आई है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट वर्ड को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो बढ़ गया है। उसका क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती है, एक होती है हमारी अर्निंग, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। हम कमाते हैं और उसको खर्च करते हैं। वैसे ही हमारी अभी अर्निंग कम हो रही है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं तो हम 1 लाख से ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो बचा कुचा कहाँ से आ रहा है पैसा, तो बचा कुचा हमारा जो पैसा आ रहा है वो लोन से आ रहा है। लोन हम ले रखे हैं या कुछ भी ऐसी जगह FDI से, वो जैसे से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वो बाहर से खर्चा रहे। हमारा अर्निंग बहुत कम है, एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके कारण क्या हो चुका है, जो 9.5% है ये हमारा फिजिकल डेफिसिट हो चुका है। मतलब जो हमारी अर्निंग है, जैसे कि हम अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 9.5 रुपये हम लोन में ही चुका रहे हैं। वहीं अगर पूरी कंट्री का ओवरऑल इनकम कुछ 100 करोड़ है तो 9.5 तो वो सिर्फ अपने लोन में ही चुका रही है, जो कि नॉमिनली होना चाहिए 3% होना चाहिए किसी भी कंट्री का, लेकिन वो अभी 9.5 चल रहा है। वहीं कहा गया है कि 2022 तक 21-22 तक इसको 6.8 तक थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा, कोशिश उनकी ये है। और धीरे धीरे उसको 4% तक लाया जाएगा, ऐसा उनका कहा गया है अभी तक। तो ये रिपोर्ट है अभी। वहीं जो अभी कहा गया है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, जितने भी होंगे स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट्स वो बढ़ा दिए जाएंगे कि हमारे यहाँ जो अर्निंग है वो थोड़ी बढ़ पाए। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर थोड़ा सा कुछ शेयर्स वो किसी और कंपनी को दे दें। तो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे जिससे कि हमारे अर्निंग बढ़े, कि हम थोड़ा अर्निंग और एक्सपेंडिचर बैलेंस हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया। वहीं अपन आगे बढ़ें तो ये कुछ दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लेके आया हूँ, जिसमें कि दैनिक भास्कर ने कहा है कि कुछ 5 अच्छी बातें हैं इस चीज़ की, कुछ 5 बुरी। जिसमें उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किसान को आमदनी और रोजगार का मुद्दा फिर पीछे रह गया, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन खराब बातें करते हैं। 5 खराब बातें इनने क्या कही हैं। इनने कहा है कि नौकरी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, जो कि अपन पहले देख चुके हैं कि हाँ, नौकरी को लेकर अभी तक कुछ उन्होंने बोला ही नहीं। बजट में रोजगार की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, इससे युवकों के नौकरी और रोजगार में सपने को धक्का लगेगा। हालांकि 1.5 लाख नौकरियों का ऐलान करा गया। ये जो 1.5 लाख नौकरियों का ऐलान करा गया है फ्रेंड्स, आई थिंक ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंस्ट्रक्शन अभी चालू होंगे अलग अलग जगह पे, तो वहाँ से ये सब मिला के जो भी है कुछ 1.5 लाख नौकरियाँ प्लान की गई हैं कि सरकार 1.5 लाख नौकरियाँ लेके आएंगी। तो पिछले साल कितने रोजगार मिला इसका कोई आंकड़ा नहीं है अभी तक। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा निवेश से रोजगार बढ़ने का सपना दिखाया है। ये वही बात, इस पे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने असर भी दिखा है कि इससे करीब 20 करोड़ लोगों को मायूसी मिली है। 20 करोड़ जो अभी जॉब पाना चाह रहे थे
उन लोगों को मायूसी मिली है। इनमें नौकरी की आस करीब 4 करोड़ छात्रा भी शामिल थे, छात्र छात्रा भी शामिल थे। देखिए फ्रेंड्स कितना काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। तो वहीं सेकंड अगर देखें खराब बात, तो किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस नहीं। ऐसा क्या गया है दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ने, खेती किसानी पर अगले साल 1.72 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने का ऐलान किया गया है। इनमें 1,000 नई मंडी कृषि उत्पादक बाजार समिति के लिए एग्री फंड, 5 नए फिशिंग हब और ग्रामीण इंफ्रा पर 40,000 करोड़ का खर्च का ऐलान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने पर कोई फोकस नहीं किया गया है। पीएम किसानों की राशि में बढ़ोतरी नहीं है। किसानों के लिए फायदेमंद योजना आय पर विचार के लिए आयोग का गठन नहीं। ये सब दैनिक भास्कर की कुछ रिपोर्ट में कहा गया है। वहीं अभी तो इस पर और डिस्कशन चलेगा। अभी तो ये बजट कम से कम 1-2 महीने तक पूरी इस पर वोटिंग्स होंगी, ये सब बातचीत चलेगी, देखते हैं क्या होता है आगे। इसका असर उन्होंने कहा गया है करीब 14 करोड़ किसान को आमदनी के मोर्चे पर मायूसी मिलेगी, ऐसा एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। वहीं तीसरी चीज, सरकारी संपत्ति की बिक्री पर जोर हुआ है। ये अभी जो मैंने आपको कहा था एफडीआई वाला केस, ये एफडीआई आएगी कहाँ से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकारी संपत्ति बेच भी है। जैसे कि एलआईसी के शेयर अपन ने किसी बाहर की यूएसए की कंपनी को बेच दिए, उसने एलआईसी के कुछ शेयर खरीद लिए, तो अपना पैसा आ गया और उन्होंने एलआईसी का मालिकाना हक ले लिया कुछ शेयर्स का। तो यही चीज़ इसमें थर्ड पॉइंट में कही गई है कि सरकारी संपत्ति की बिक्री पर जोर करा गया है। इस बजट में सरकारी संपत्ति की बिक्री पर ज़्यादा फोकस होगा। सरकार इस साल बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल, ऐसी बहुत सारी बेचना चाह रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, वही एफडीआई लाने के लिए 2 सरकारी बैंक और एक सरकारी बीमा कंपनी को निजीकरण करा गया। वही एलआईसी की अपन ने जो बात करी थी वही बात बोली है। असेट्स की बिक्री में मिलने वाली राशि लक्ष्य घटाकर 1.75 लाख करोड़ कर दी गई है। इसका असर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका असर एक इस कदम से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के मौके कम होंगे और निजीकरण में बढ़ावा मिलेगा। ये चीज़ इस तथ्य पे लगाई गई है कि दैनिक भास्कर के जो भी स्पेशलिस्ट उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों के मौके कम हो जाएंगे और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सारी सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर ऑलमोस्ट धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। ऐसा कहा गया है। घर का सपना फिर अधूरा, ये इस लाइन दी गई है कि इस बार नए घर खरीदने पर छूट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन लोगों को एक बार फिर निराशा मिली कि इन लोन पर घर खरीदने वालों को 1.5 लाख टैक्स छूट वाली पुरानी योजना को 1 साल बढ़ाया गया है। घर खरीदने पर छूट संबंधी कोई नई घोषणा नहीं। पहली बार खरीदने वालों को भी मायूसी। किफ़ायती आवासों को लेकर नई योजना उम्मीद थी, लेकिन इसका भी कोई ऐलान नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो भी घर खरीदना चाहते थे उसके लिए थोड़ी सी मायूसी है, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। इसका असर उनका है, अब घर की राह देख रहे करीब 5 करोड़ परिवार को और इंतजार करना होगा, ऐसा चौथे पॉइंट जो कि खराब दैनिक भास्कर ने कहा है उस पर गया है। अब हम 5th पॉइंट पे चलते हैं। 5th पॉइंट में इन्होंने कहा है कि कमाई का रोड मैप नहीं, उधारी का पर जोर। बजट में खर्च के लिए 34.83 लाख करोड़ रुपए रखे गए। फ्रेंड्स, पहले जो था ना, पहले जो बजट उनने सोचा था निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम ने, वो 30 पॉइंट लाख समथिंग कुछ करोड़ था। बट ड्यू टू दिस कोरोना आफ्टर लॉकडाउन कुछ खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए और बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया हमारे खर्चों पर, तो वो बजट 30 से बढ़कर 34 लाख हो गया। तो इसलिए 34.83 लाख करोड़ रुपये आए हैं। लेकिन इस बजट में कमाई का कोई रोड मैप नहीं बताया। मतलब हम अब इस बजट इतना खर्च करने का तो हमने लिमिट ले ली कि भाई 34 लाख करोड़ हम खर्च करेंगे, बट हम कमाएंगे कैसे, इसमें अभी कुछ नहीं बताया गया है। इस बार लोन पर ज़्यादा फोकस है। हालांकि पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपये एग्री सेस लगाया गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली मेरे दोस्तों, 2.5 रुपीज़ और डीजल पर 4 रुपये एग्री सेस लगा गया है। ये एग्री सेस वर्ड थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक होता है टैक्स, एक होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। ये एग्री सेस वो टैक्स है
जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। दूसरे जो टैक्स लगते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं आपस में, कि सेंट्रल के पास थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा स्टेट के पास से बढ़ जाते हैं। बट ये एग्री सेस होता है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ऐसा कुछ उन्होंने कमाई का सोर्स ढूंढा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इस तरीके से हम थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर ले। अगले साल 12 करोड़ रुपए का लोन लेने का टारगेट है। ये देख लीजिए, 12 लाख करोड़, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि 12 लाख करोड़ का लोन लिया जाएगा हमारे खर्चे भरने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रॉस टैक्स से करीब 22 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान। ग्रॉस टैक्स से करीब 22 लाख करोड़ रुपए का कमाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका असर अब टोटल हम देखें, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा, लोन पर ब्याज चुकाने में ज़्यादा पैसा खर्च होने होगा। ये बात भी सही है भाई, जितना लोन लेंगे उतना ब्याज भी देना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो चीज़ बढ़नी है। तो इससे अच्छा अर्निंग का सोर्स बढ़ाएं कहीं ना कहीं से। सबके अपना अपना राय है, अपन तो डिस्कस कर रहे हैं कि आज बजट क्या है, वही डिस्कस करते रहे। सब अपनी अपनी राय बना सकते हैं। अब आते हैं कुछ अच्छी बातें पे, पॉजिटिव बातों पे। अभी तक नेगेटिव बातें हो गई हैं हमारी, तो पॉजिटिव बातें में पहली बात, पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना। सरकार ने बजट में हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया है। 64180 करोड़ रुपए की नई आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शामिल की गई है। योजना के तहत 70,000 गाँवों में वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ एक बजट उनने पहले ही बना लिया है। हेल्थ सेक्टर में अगले साल 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये अभी तक का बजट आया हेल्थ सेक्टर का। ठीक है। असर क्या है, गांव में रहने वाली देश की करीब 60% ज़्यादा आबादी को फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है हेल्थ सेक्टर में तो, अगर ऐसा हो रहा है तो। सेकंड, रेल, सड़क, बस और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर कहने को, सरकार ने रेल, बस, सड़क, मेट्रो को लेकर ऐलान किया है कि 20,000 से नई बस चली जाएंगी, मेट्रोस, वही सब जो चीज़ अपन ने पढ़ चुके हैं, जिससे देशवासियों को बेहतर परिवहन सेवा मिल पाएगी। वही रेल, सड़क, बस, मेट्रो जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, वही इसमें कहा गया है। इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सोना सस्ता हो गया है, जाइए खरीद लीजिए फटाफट। वहीं 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन फाइलिंग से छूट मिली। ये चीज़, टैक्स देने वालों का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, नए करदाताओं को भी राहत हो गई है। ये भी चीज़ अच्छी हो गई है। असर क्या है, देश में करीब 6 करोड़ करदाता हैं। इनमें से करीब 3 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं। इन पर फैसले का पॉजिटिव असर होगा। बहुत अच्छी बात है अगर टैक्स में थोड़ा सा हमको बेनिफिट मिल रहा है तो। इनकम टैक्स में बढ़ोतरी नहीं है, अपन पढ़ चुके हैं ये चीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस, 7400 प्रोजेक्ट नए लाए गए हैं 13 सेक्टर्स में, पीएलआई की रिपोर्ट है। तो ये चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा हुआ ही है देश में। करीबन कारोबारी गतिविधि बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है कि कारोबारी गतिविधि बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा। वही 1.5 लाख जो उनने कुछ कयास लगाए हैं रोजगार लाने की, वो मेरे हिसाब से तो यहीं के होंगे। बाकी जो भी है आगे जाने पे पता पड़ जाएगा अपन को। वहीं चुनावी राज्यों पर नज़र इनायत, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होगी। तमिलनाडु में इतने किलोमीटर, केरल में, बंगाल में, असम में, ये कुछ पॉइंट्स है। फिफ्थ, सस्ती ज्वेलरी खरीद सकेगी महिला, वही सोने पे छूट। तो फ्रेंड्स, ये था अभी तक का जो भी बजट का एक हाईलाइट था, स्मॉल सा, जो भी मैं जितना कंपाइल कर सकता था उतना मैंने कंपाइल कर लिया। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एफडीआई, ये सब जितने भी सारे सेक्टर्स थे वो अपन ने कवर कर लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अब कुछ हमारे टिप्पणी की गई है, ये भी मैंने थोड़ा देख ही रहा था फाइनेंस एक्सप्रेस पे, तो मुझे दिखी, तो मैं सोचा इसको भी कवर अप कर लें। तो ये नितिन गडकरी जी की कुछ टिप्पणी कि देश के इतिहास में अब तक का सबसे पहला ऐसा बजट आया है। उनका कहना ये है, बजट 2021 में मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया बजट आम बजट देश के इतिहास में अब तक का पहला ऐसा बजट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकता दी है। ठीक है।
वहीं हमारे कृषि मंत्री बजट में 6.5 लाख करोड़ का लोन किसानों को मिलेगा, ये हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे हैं। वहीं नेक्स्ट हम चलें तो मनोहर लाल खट्टर जी हमें कह रहे हैं परिवहन पर खर्च से नए निवेश आएंगे। वहीं अगर कांग्रेस जी जो कह रहे हैं वो इस बजट का सार है धोखा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है। वहीं नेक्स्ट हम देखें तो हेमंत सोरेन जी जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पर अब आत्म बेचो भारत सा हो गया, ये इनका कहना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वो यहीं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वहीं शिवराज सिंह एमपी के सीएम, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का बजट है ये, ठीक है। एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, अनुराग ठाकुर का जी का कहना है। वहीं ये बजट काफ़ी संतुलित है, नीतीश कुमार जी का ये कहना है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के, ठीक है। मूडीज़ का कहना है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट बढ़ाना सकारात्मक है, ठीक है। वहीं टैक्स रियायत और हाउसिंग का मांग बढ़ेगी रियल एस्टेट सेक्टर में, ऐसा कहा गया है एक रिपोर्ट में। बजट ऐलान के साथ सोने में इतनी गिरावट, ये देखिए भाई, ये अभी अपनी बातचीत चल रही थी कि अभी सिर्फ ऐलान ही हुआ है, उसमें इतने रुपए की गिरावट हो गई है, तो अब देख लीजिए आप भी। वित्त मंत्री के ऐलान अपने पर्सनल फाइनेंस पर डालेंगे असर, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। तो गाइस सेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।